हेडिंग लिखो पहले। पहले तो ये बताओ जो ऑडियो और वीडियो पता चल रहा है क्या? यस सर। यस सर। नहीं पता चल रहा, किसी को पता नहीं चल रहा तो बोलना। जो बोर्ड पे लिखे हैं पता चल रहा है ना अच्छे ढंग से? यस सर। सर सब क्लियर है? साउंड में भी प्रॉब्लम नहीं है? साउंड में भी प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। नो सर। चलिए अच्छे ढंग से क्लास कीजिए। आज प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, कभी बारिश हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। अभी सेफ रहना भी है ना, पढ़ाना है तो सेफ ही रहना। एनीवे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। आज का पॉइंट ये है, बिल्कुल आसानी सा मतलब जो बोला जा रहा है, मतलब एक नॉर्मल थिंग्स होता है ना, कोई चीज सोचते हो तो उस ढंग से उसको सोचने का कोशिश करो। जब वीडियो से पढ़ाना स्टार्ट किए, ये ऑनलाइन वाला क्लास स्टार्ट हुआ, तब से आप लोगों को यही बोल रहे हैं, ऐसे सामने पता नहीं चलता है जो कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा। इसीलिए थोड़ा सा इसमें जो है, जो पढ़ने का तरीका होता है, मुझे जैसा लगता है जब आप क्लास करते हैं तो इजी रूप से उस बात को सोचिए क्या कहा जाए। प्रीवियस जो पढ़ाया गया है उसको जरूर देखिए, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नहीं तो कितना भी पढ़ते रहोगे बात वहीं पे आ जाए। आज पॉइंट ये है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो वेपर का प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड वेपर फेज में जाता होगा, वो प्रेशर एग्जर्ट करता। अभी तक हम लोगों ने सीखा क्या? जो एयर है इसमें ढेर सारे कंपोनेंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इसका कंपोनेंट है एयर का। ये पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट करता है। जैसे प्रीवियस में भी लिखे थे, P(N2) होता है, इसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं। डाल्टन्स लॉ था, ऐसे पढ़ाए हैं, इतना बोले हैं, इतना बताए हैं, फिर भी बोलते। ये PO2 है, फिर इसी तरह से P आर्गन है। P ऐसे लिखने का मीनिंग क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन O2N2, इस तरह से। ये सबका क्या होता है? पार्शियल प्रेशर होता है। अलग अलग पार्शियल प्रेशर का मीनिंग ऐसे क्या समझेंगे? पार्शियल प्रेशर एक वर्ड है तो मीनिंग ये समझे, अलग अलग प्रेशर, ये मीनिंग समझे। तो P टोटल क्या होता है? P टोटल, जो टोटल प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, ये नॉन रिएक्टिव गैस के रिएक्ट नहीं करेगा। अगर रिएक्ट करेगा ना तो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। जब वो रिएक्ट कर लेगा तो आइडियल गैस नहीं होगा, वो तो रियल गैस हो जाएगा। तो नॉन रिएक्टिव गैस के लिए लिखे थे डाल्टन्स लॉ, यही है। ये क्या? Pn2 अब प्लस क्या PO2 अब प्लस क्या P आर्गन, और भी होता है CO2 वगैरह होता है ऐसे। ये P टोटल प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका अपना प्रेशर है, इसका अपना प्रेशर, इसका अपना प्रेशर, अलग अलग प्रेशर है। कोई ज्यादा आपको कनेटिक एनर्जी गेन किए हुए है तो वॉल से टकराया, तुरंत प्रेशर एग्जर्ट। किसी का कनेटिक एनर्जी कम है, इसके अपने मासेज के कारण। तो सबका अपना अपना कनेटिक एनर्जी है। दैट मीन्स इजी रूप से ऐसे समझो, कोई तेजी से ऐसे जा रहा है एयर में, अब कोई थोड़ा स्लो जा रहा है, तो प्रेशर जो एग्जर्ट होता है, जो वॉल पे कॉलिजन होता है, आप लोग को जो कॉलिजन होता है उसके बाद उसका पर यूनिट एरिया हम लोग देखते हैं कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट गैसेज है, सबका काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होगा, और ये रिएक्ट नहीं कर रहा। रिएक्ट करेगा तो सारा पॉइंट ही बदल जाएगा, इसीलिए रिएक्ट नहीं है। नॉन रिएक्टिव गैस के लिए लिखे थे याद, इसीलिए आइडियल गैस बिहेवियर भी इसे हम लोग कहते हैं। तो क्या हुआ? ये रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये गैसेज सबका अपना अपना काइनेटिक एनर्जी अलग अलग प्रेशर एग्जर्ट करेगा, सबको जोड़ देंगे, ये इसका पार्शियल प्रेशर हुआ, सबको जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर हो गया। टोटल प्रेशर हम लोग फाइंड कर लिए। क्लियर? आज ये पॉइंट नहीं है, ये प्रीवियस बताए उसको फिर से एक बार बोल दिया। आज पॉइंट ये है कि कोई लिक्विड है, वो वेपर फेज में चला गया, दैट मीन्स वो वोलेटाइलिक नेचर है। दो तरह का होता है लिक्विड, एक होता है वोलेटाइलिक नेचर, आप रखेंगे ना, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, डाइक्लोरोमीथेन वगैरह हो गया, उसे रख दोगे तो क्या अपने आप वो चला जाता है वेपर फेज। किसी कंटेनर में रखो तो अपने आप वेपर फेज में चला जाता है। कुछ ऐसा भी होता है जैसे वाटर, आप हीट करते हो वाटर को कंटेनर में, इस तरह से रखते हो कंटेनर में, ठीक है, मान लो इस तरह का कंटेनर में है, और क्या हम लोग करते हैं यहाँ पे वाटर इसमें रखते हैं, इसे हीट करते हैं, इस तरह से हीट करते हैं, तो फिर ये वेपर फेज में आता है। अच्छे ढंग से अभी सब फिगर बनाएंगे, बस ऐसा थोड़ा सा बोलने के।
तो पॉइंट आज ये है, जो निश्चित रूप से क्या है, जो आप यहाँ लिक्विड रखे हैं, अगर वो वोलाटाइल मतलब होता है उड़नशील, अगर ये वोलाटाइलिक नेचर है तो अपने आप वेपर फेज में चला जाएगा। अगर वोलाटाइलिक नेचर नहीं है तो हीट करना पड़ेगा, नॉर्मल सा बात है। जैसे वाटर के बारे में बोले, आप उसे हीट करेंगे तब वो वेपर फेज में जाता है। जब वो वेपर फेज में गया तो क्या प्रेशर एग्जर्ट करता है। उसी का आज हम लोग का क्लास है, जो मान लीजिए सॉल्यूशन इस तरह से बन सकता है, जो लिक्विड हो और दूसरा क्या सॉलिड और लिक्विड हो। ये दो पॉइंट जो हम लोग का है, इसी पे हम लोग सोचेंगे। आप भी दिमाग लगाइए, हम भी दिमाग लगाते हैं, कुछ ना कुछ बात तो हो ही जाएगा, क्लियर हो जाएगा पॉइंट। प्रीवियस जो हेनरी लॉ पढ़ाए वो सोलिबिलिटी को दिखाए, कैसे मोल फ्रैक्शन उससे उस कंपोनेंट का जो आप गैस उसमें डिजॉल्व किए हैं उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, ये सब आपको दिखाए। तो मेन क्या होता है, बात को समझना होता है, नहीं तो सब जगह तो लिखा हुआ रहता ही है। तो जो जो मेन पॉइंट है उसको क्लियर करने का कोशिश करते हैं। इसमें क्या बात आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप बुक पढ़ेंगे या तरह तरह का वीडियो भी रहता है, देखेंगे, हम लोग भी देखते हैं, तो जो मेन बात रहता है वो खिसक जाता है। मुझे जो अपना ऑब्जर्वेशन है, और जो नहीं है, जो सभी लिखा हुआ आप भी बुक में देखिएगा, कोई भी देखेगा, तो वो सब बात है नहीं। तो हम उस पॉइंट पे नहीं जाते, हम उस पॉइंट पे जाते हैं जो बात जरूरी है, जो बुक पढ़ करके समझ में नहीं आता है, जो क्या लिखा हुआ है। इसीलिए इसको एक पॉइंट पे ले जाते हैं। यहाँ पे ए नंबर देखिए, एक बार फिर से कॉपी में आप लिखिए और देखिए क्या सब बता रहे हैं आपको। पॉइंट पहले क्लियर हो गया। आज का टर्म ये है हम लोग का, आज का पॉइंट हम लोग का ये है, जब ये वेपर फेज में जाएगा, कोई भी लिक्विड, तो वेपर फेज में जाएगा तो ये प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जैसा ये करता था। तो क्या अगर हम लोग दो लिक्विड को मिक्स कर दें तो उसका भी होगा इसी तरह से, सब वेपर फेज में जाएगा। दोनों का वोलेटाइलिक नेचर डिफरेंट होगा, इसी तरह से वो रिएक्ट नहीं करेगा, आइडियल बिहेवियर रखेगा। ऐसा इसलिए कि जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो रिएक्ट वाला नहीं लेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल का मतलब ये हुआ इंथैल्पी उसका चेंज नहीं करे। ऐसा नहीं जो क्लोरो यहाँ हम लोग रखें डाइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म दोनों रिएक्ट करें, तब वो थोड़ी दिखाएगा आपको, नहीं। तो ऐसा लिक्विड रखना है जो आप एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करे और किस फेज में चला जाए, वो आपको वेपर फेज में चला जाए। अब वेपर फेज में जाने के बाद किस तरह से प्रेशर एग्जर्ट होता है, तो पॉइंट यही है। एनीवे, तो चलिए एक बार फिर से ए नंबर लिखिए यहाँ पे, क्लियर, और दिखाते हैं आपको। मेरा तो लिखा हुआ, आप लोग लिखिए। देखते ही पता चल गया होगा जो क्या कर रहे हैं।
सिर्फ एक वोलेटाइल लिक्विड है, या वाटर भी रख सकते हैं। तो कंफर्म है इसके सरफेस पे एक ही तरह का मॉलिक्यूल्स होगा। ये जार है या कोई कंटेनर रख लीजिए, यहां देखिए टैप को ओपन किए, इस तरह से बनाए हैं। तो क्या होगा, ये जो वेपर प्रेशर इस डायरेक्शन में आएगा और इसके कारण क्या होगा अभी बताते हैं, पहले इसे देख लो। तो ये सरफेस पे क्या होगा, ये लिक्विड रखे हैं इस जार में, इस कंटेनर में, और ये क्या होगा आपको वेपर फेज में जाएगा, और ये प्योर है, एक ही रखे हैं। थोड़ा यहाँ ध्यान से देखना है, तो सब आपको क्या होगा इस तरह से, और ये यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट होगा, कॉलिजन किया, अब देखो एक ही तरह का है, इसमें डिफरेंट गैसेज नहीं है। यहां दिखाए हैं क्या इस तरह से, ये सारे गैसेज है, उसी का प्रेशर दिखाए। जैसे ये आपको लिक्विड है तो तुरंत ये वेपर फेज में गया, तो वेपर है, ये वेपर है, देखो ध्यान से, और उसी का ये दिखाने का तरीका जो समझ में आ जाए। तो देखिए ना, ऐसे गया ऊपर, वेपर बाहर निकला, और जब इसे कॉलिजन किया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया। तो जितना तेजी से इधर जा रहा है उतना तेजी से इधर आ रहा है। यहाँ क्या होता है, जो आपको वेपर आपको बाहर गया देखिए, और फिर यहाँ वाल से टकराया, वहां वो कंडेंस कर जाता है। जो यहां से निकला तो वेपर फेज में गया, इसे कहते हैं एवेपोरेशन, और जब यहां से टकराया इसके सरफेस पे फिर आया, टकराएगा यहां से फिर नीचे आएगा, नॉर्मल सा बात है, और नीचे जब आया इस सरफेस पे तो फिर से लिक्विड के द्वारा कैप्चर कर लिया। दैट मीन्स क्या हुआ, वो फिर से आपको लिक्विड फॉर्म में आ गया, और इसके कारण जो गैसेस बना ऊपर में वो आया यहाँ, देखो ऐसा, और यहाँ दिखा रहे हैं ये आपको Hg है। मैनोमीटर के बारे में आपको पता ही है, इतना पढ़ा दी, इसी सब के लिए पढ़ाए थे मैनोमीटर। तो मैनोमीटर का कंसेप्ट आपको रहेगा, क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ गया, पहले इस लेवल तक होगा, पहले से मैनोमीटर में Hg, ये Hg है। आपको बताए थे इस पॉइंट पे इसका क्या होता है, यहाँ क्या होता है, फोर्स याद होगा, या कह सकते हैं यहाँ पे प्रेशर क्या है, रो जी एच, और इस पॉइंट पे क्या होता है ये भी याद होगा, रो जी एच। जैसे ही वेपर आपको इस डायरेक्शन में गया, यहाँ ओपन किए तो वेपर आया, यहाँ प्रेशर एग्जर्ट किया, और इसके कारण अब देखिए कितना हाइट गेन कर लिया, यहाँ पे आ गया। जो हाइट गेन किया, ये जो हाइट गेन किया, आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ इतना हाइट आपको गेन हुआ, पहले यहाँ था, अब देखो इतना। इसी को कहते हैं वेपर प्रेशर। जितना हाइट गेन किया, आपको याद होगा, उतना ही क्या होता है उसका वेपर प्रेशर होता है। मान लो आपको 25 cm 30 cm हाइट गेन किया, तो cm के टर्म में ही हम लोग क्या बोलेंगे, इतना cm ऑफ Hg, इसका प्रेशर हुआ वेपर। तो नॉर्मल सब बात हुआ, कुछ नहीं किए हैं। एक जार में, एक कंटेनर में आप इस तरह से वोलेटाइल लिक्विड ले लिए, आपका मन है वाटर लेने का, कोई फर्क नहीं पड़ता, वाटर लेंगे या थोड़ा हीटिंग इफेक्ट दे दें, ये क्या होगा, वेपर फेज में जाएगा। वेपर फेज में जाने के कारण, चूंकि ये प्योर है, वोलेटाइल लिक्विड है, और क्या है, ये प्योर है। प्योर का मतलब इसमें दूसरा कंपोनेंट नहीं, यहाँ प्योर लिख लेते हैं, देखो यहाँ प्योर लिख लिए, तो प्योर कंपोनेंट है, इसमें देखो एक ही तरह का मॉलिक्यूल्स होगा इसके सरफेस पे, एक ही बार गया यहाँ कॉलिजन किया, और कॉलिजन करने के बाद फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया। आपको कंसेप्ट है, ये कॉलिजन करता है फिर ऐसे आ जाता है। जब ये नीचे आया इस सरफेस पे, यहाँ समझो, तो क्या हुआ, ये सरफेस के नीचे आने के बाद ये जो मॉलिक्यूल्स है, यहाँ जो आपको लिक्विड है उसे कैप्चर कर, क्यों, तो कंडेंसन हो गया, वहां कंडेंसेशन हो गया, यहाँ एवेपोरेशन, और यहाँ से टकराने के बाद फिर जब यहाँ आया तो जो यहाँ पे लिक्विड है उसे कैप्चर कर लिया उस मॉलिक्यूल्स को। यानी ऐसा समझो ना, जैसे ये सरफेस है, ये ऐसे ऊपर गया, यहाँ टकराया, फिर जो यहाँ आया, यहाँ तो लिक्विड ही था, तो टकराने के बाद जब नीचे आया, यहाँ आया, तो वहां फिर आपको क्या, लिक्विड ही फॉर्म में चला, यानी कंडेंसेशन हो गया। कंडेंसेशन, एवेपोरेशन आप समझते हैं, एवेपोरेशन मतलब ये फेज में गया, वेपर फेज में, और टकराने के बाद यहाँ कंडेंस किया, और जब यहाँ आया, या यहाँ भी कंडेंस कर जाता, टकराने के बाद हीट कम होता थोड़ा सा तो कंडेंस करता, या लिक्विड के सरफेस पे आया तो वहां भी आपको उसका कंडेंसेशन है, यानी जो लिक्विड था वही बना।
तो क्या हो जाता है, दोनों के बीच इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाता है। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसका बीच वाला जो पॉइंट है, ये बीच वाला पॉइंट ऐसा है, ये क्या होता है, या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग रेट ऑफ, यहां लिखे हैं रेट ऑफ, देखना रेट ऑफ इवेपोरेशन, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड बिटवीन रेट ऑफ इवेपोरेशन, यहां लिखे हैं, और किसके बीच, कंडेंसेशन, रेट ऑफ, लिख सकते हैं रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो इस पॉइंट को देखना, इस पॉइंट को देखना। तो दोनों के बीच क्या हुआ, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो गया, लेकिन पहले इक्विलिब्रियम ऐसे एस्टेब्लिश नहीं हुआ होगा, पहले ये इसका इवेपोरेशन हुआ होगा, वेपर फेज में गया होगा, कुछ इससे टकराया होगा, नीचे आया होगा, धीरे देखे ऐसे देखो, ऐसे 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 इस तरह से ऊपर गया, फिर ये टकराया, नीचे आया, और धीरे धीरे क्या होगा, इसका रेट बढ़ जाता होगा, क्योंकि ऐसा नहीं एक ही बार रखे तुरंत सब आपको वेपर फेज में आ जाएगा। तो एक समय ऐसा आता होगा जो रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों बराबर हो जाए, दोनों जब बराबर हो गया तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया दोनों के बीच। उस समय पे यहाँ हम लोग फिर गड़बड़ा गया। यस सर, आप लोगों को भी नहीं सर ठीक है। आप थोड़ा सा देखो ना वहां आपका नेटवर्क वगैरह कैसे क्या काम कर रहा है, आपको काफी प्रॉब्लम होता है, इतना तो कर दिए, यहाँ से भी प्रॉब्लम जो होता है तो देखेंगे, कल वाला वीडियो जो था वो ढंग से जो है नहीं आया, तो लिखने का कोशिश करो, बोल भी रहे हैं। तो वोलाटाइल लिक्विड है, ये आपको प्योर है, यहाँ आपको क्या हुआ, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, और जब ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ उस समय इसका रीडिंग ले, जो रीडिंग आया, देखो इस सरफेस से ऊपर जो रीडिंग आया उसी को कहते हैं वेपर फेज। तो क्या हम लोगों का ये पॉइंट नहीं आ गया, थोड़ा सा उससे डिफरेंस हुआ, क्या इससे पहले क्या था, हम लोग गैस रख दिए, क्लियर, और ये सब वहां इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होता था, कोई इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होता था, गैसेस था, वो कितना इस पे प्रेशर एग्जर्ट का नॉर्मल था, आप यहाँ पे इसका हाइट देख लेते, उसे मेजर कर लेते, उस हाइट का कहते थे इतना सीएम ऑफ जी, आपको क्या उसका प्रेशर होगा, उससे एमएम में भी चेंज कर लेते थे आप, क्लियर। लेकिन यहाँ पे जो आप कंडेंसेशन का देख रहे हैं, चूंकि ये लिक्विड है, लिक्विड से वेपर फेज में गया है, तो वेपर फेज जैसे वॉल से आपको कॉलिजन किया, फिर नीचे आया तो यहाँ जो सरफेस है उससे आपको कॉलिजन हुआ उसका, तो जो ये लिक्विड है उसको कैप्चर कर, तो वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों के बीच इक्विलिब्रियम हो गया, जिसे हम लोग कह सकते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन और क्या, रेट ऑफ कंडेंसेशन। इस दोनों के बीच देखो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया। आफ्टर दैट जब ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया होगा, उस समय हम लोग अब देखते हैं कितना रीडिंग होगा, जो रीडिंग हुआ उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। मुझे लगता है इसमें किसी कोई परेशानी नहीं है, ये एक आपको क्या है, प्रैक्टिकल है, आप घर पे भी इसे देख सकते, मैनोमीटर होगा तो कोई बड़ा बात नहीं, तो क्लियर हो गया। लेकिन इतना ही पॉइंट हम लोग का आज नहीं है, ये तो पहले से भी बताए थे, आज भी उसे क्लियर। पॉइंट हम लोग का ये है, जो दो आपको लिक्विड, देखिए एक लिक्विड और लिक्विड, दो लिक्विड को इसमें रख दिए, तो एक फिगर आउट ड्रॉ करना पड़ेगा बगल में, ऐसे एक से ही पता चलता, लेकिन जनरली आपको पता नहीं चलता आप लोगों को, इसलिए एक और हम ड्रॉ करते हैं, उसमें क्या करते हैं, दो रख देते हैं, दोनों सॉल्यूशन, दोनों लिक्विड सॉल्यूशन रखते हैं, कंडीशन ये है, और दोनों वोलाटाइल है, लेकिन दोनों का वोलाटाइल सेम नहीं है, वोलाटाइल सेम होगा नहीं, अलग अलग लिक्विड होगा, तो निश्चित रूप से उसका वोलाटाइलिक नेचर अलग अलग होगा। तो जो मान लीजिए अलग अलग यहाँ पे हम लोग ये प्योर रखे थे, तो क्वेश्चन आप लोगों से ये है, अगर मान लो ये प्योर है, जिस लिक्विड से ये सॉल्यूशन बनाए थे यानी प्योर था, अगर वो मिक्सर में जाएगा तो क्वेश्चन ये है, जो क्या उसका वेपर फेज ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, या आप कह सकते हैं उसका प्रेशर कम होगा या ज्यादा, क्वेश्चन ये। फिर से मैं बोलता हूं, ऐसे वहां फिगर ड्रॉ करेंगे, आपको मैं क्वेश्चन ये पूछा, जो ये प्योर स्टेट में है तो सब सरफेस पे प्योर है, यदि दो कंपोनेंट रखेंगे यहाँ पे, तो दो कंपोनेंट रखेंगे तो इसी में कर देते हैं, दो कंपोनेंट यदि हम लोग रखेंगे तो एक क्या होगा, ज्यादा वोलाटाइलिक कम वोलाटाइलिक, सेम तो होगा नहीं, तो ज्यादा वोलाटाइलिक कम वोलाटाइलिक वो मिक्सचर हो गया। तो क्वेश्चन ये है, जो
इसी का प्योर का जो आपको वेपर प्रेशर होगा, जब वो मिक्सर में जाएगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? सोच करके बोलो। अब मैं क्या करता हूं, इसे फिर से ड्रॉ करता हूं, अलग से आप करेंगे, ऐसा मैं इसी में कर देता हूं। एक कंपोनेंट ऑलरेडी ये है और दूसरा कंपोनेंट क्या कर दिए, एक और रख। दो कंपोनेंट से अब ये मिक्सर बना है। पहला वाला में कोई प्रॉब्लम नहीं है और दूसरा वाला हम देखो अब क्या, इसमें दो कंपोनेंट है, यहाँ पे इसे हटाते हैं, ये प्योर नहीं रहा, अब ये दो कंपोनेंट, टू कंपोनेंट से बना हुआ है। यहां लिखते हैं इसे कंपोनेंट फर्स्ट, कंपोनेंट इसे फर्स्ट करते हैं। और ये वाला जो देख रहे हैं ये ब्लैक वाला कंपोनेंट फर्स्ट है, और ये जो ब्लू वाला है इसे जो दिखा रहे हैं ये हुआ कंपोनेंट, ये सेकेंड। दो कंपोनेंट का मिक्सर बना लिए। कंफर्म है दोनों वोलेटाइल है, बोथ आर वोलेटाइल, ये भी वोलेटाइल है, ये भी वोलेटाइल है। ऐसे लिखेंगे ये स्टेटमेंट, लेकिन अभी सुन, ये भी वोलेटाइल है, ये भी वोलेटाइल है। तो क्या होगा, ये जो आपको देख रहे हैं ये आपको ब्लू वाला, तो ब्लू वाला को हम लोग ऐसे करें, और एक ब्लैक वाला है, तो सरफेस पे आपको क्या होगा, ब्लू और ब्लैक जो अलग अलग है वो अलग अलग सरफेस पे आपको आ जाएगा। इसका मॉलिक्यूल्स थोड़ा चेंज किए ध्यान से। क्यों नहीं आएगा, जब मिक्सचर बनाए तो दोनों में सरफेस पे रहेगा, ये वाला भी रहेगा कंपोनेंट, कंपोनेंट फर्स्ट भी जो ब्लैक वाला है इसको दिखाए हैं ये, और कंपोनेंट सेकेंड ब्लू वाला दिखाए, तो दोनों रहेगा। और इसके कारण इसका वोलेटाइलिक नेचर जो है किसी एक का ज्यादा और किसी एक का कम है। मान लीजिए इसका कम दिखा, इसका ज्यादा है, इसका कम दिखा, तो देखो कैसे ऐसे फिगर से दिखा रहे हैं जो एक बार में पता चले। ये इसका वोलेटाइलिक नेचर दिखा रहा है। ब्लू वाला देखो ना ज्यादा वोलेटाइल है, तो ज्यादा वोलेटाइल है तो इसको ऐसे दिखाए, इसका ज्यादा वोलेटाइल ऐसे दिखा, इसका ज्यादा वोलेटाइल, ज्यादा वोलेटाइल, ज्यादा वोलेटाइल। अब ब्लैक वाला क्या है, थोड़ा कम वोलेटाइल है, तो कम है, कम वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ, तेजी से नहीं जा रहा है। तो तेजी से नहीं जा रहा है तो ये धीरे धीरे जाएगा, ये फास्ट जाएगा, यहाँ से कॉलिजन करेगा और ये फास्टली आपको नीचे आएगा। लेकिन ये तो जाएगा, थोड़ा उतना स्पीड नहीं होगा इसका, तो स्पीड ज्यादा नहीं होगा, इसीलिए इसका वेलोसिटी देखो, यहाँ जब स्ट्राइक करने का होगा अब फिर यहाँ से लौटने का होगा तो वो भी आपको स्लो, इसीलिए थोड़ा ये ब्लैक वाले को ऐसे दिखाते। यानी कहने का मीनिंग ये हुआ, जो ज्यादा वोलेटाइल है वो पहले बाहर निकला, स्ट्राइक किया, दैट मीन्स कॉलिजन हुआ वॉल से, अब फिर नीचे आकर के आपको यही नीचे पहले आया। लेकिन जो कम वोलेटाइल है वो थोड़ा लेट से गया, फिर लेट से ही आएगा। तो दिखाने का मीनिंग ये है। इस तरह से फिगर ड्रॉ नहीं रहता है, ये हम समझने के लिए आपको बनाते हैं जो आप इजी रूप से इस बात को समझें। तो देखो ना ये क्या था, इसका इसके सामने, इसका इसके सामने, इसका इसके सामने, और इसका आपको इसके सामने, ठीक है। एक और है ब्लू वाला, तो ब्लू वाला को भी यहाँ पे दिखा देखो इस तरह से। ये मीनिंग क्लियर किया हम लोगों को, जो दो आपको कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट का जो मिक्सर हुआ, पहले एक था वो तो प्योर हुआ, और जब बना दिए तो मिक्सर हो गया, तो दोनों जो है सेम वोलेटाइलिक नेचर नहीं होगा। अरे कोई भी दो आप मिक्स करेंगे तो उसका तो अलग अलग वोलेटाइलिक नेचर ना होगा, अलग आपको नेचर है, दूसरा आपको लिक्विड है, तो क्यों एक होगा। तो एक को दिखाए कि अपने मन से मान ली इसका ज्यादा वोलेटाइल है तो ज्यादा पहले वेपर फेज में आए, और दूसरे वाला क्या दिखाया आपको, देखो यहाँ पे कम वोलेटाइल है तो ये लेट से आएगा वेपर फेज में, और फिर यहाँ भी आपको कॉलिजन करके या फिर जो सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो भी उसमें लेट होगा थोड़ा सा। तो दोनों का अलग अलग होगा। क्वेश्चन आपसे इससे पहले ये पूछे, आप दिमाग लगाइए, जब ये दोनों हुआ, दोनों कंपोनेंट साथ में हुआ, तो तभी जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछा, तो देखो ये ब्लू वाला जो वेपर फेज में आ रहा था, जब ये प्योर स्टेट में था, तो इसका जो प्रेशर है ये ज्यादा होगा या पहले आपको प्योर स्टेट में था वो ज्यादा। दैट मींस पहले वाला ज्यादा होगा। क्लियर, सबका ऑब्जर्वेशन हो गया, पॉइंट को क्लियर करते जा रहे हैं, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर कर दिए, जो प्योर स्टेट होगा फिगर बना करके बोलने से नहीं क्लियर होता, आप लोग उतना ध्यान से नहीं सुनते हैं या जो भी,
तो फिगर बना के दिखाने की कोशिश किए, जो सब पे ब्लू वाला था, तो ब्लू वाला था तो निश्चित रूप से वेपर फेज ज्यादा जाएगा, और ज्यादा जाएगा तो वहां टकराया, फिर नीचे ज्यादा आया। यहाँ तो ऐसे ही घट गया, और घट गया तो ये वेपर फेज में कम गया तो निश्चित रूप से प्रेशर जब नीचे आएगा, जब यहाँ पे टकराएगा तो उसका प्रेशर कम हो गया, नॉर्मल सा बात है। अब प्रेशर कम हो गया तो हम लोग कहते हैं कि प्योर स्टेट का प्रेशर ज्यादा होगा यदि वो किसी सॉल्यूशन में चला, विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में यदि वो चला गया, यानी उसका मिक्सर बना या कहीं भी वो चला गया, लेकिन प्योर से उसका निश्चित रूप से कम होगा, क्योंकि दूसरा भी आपको उसमें मॉलिक्यूल्स होगा उसके सरफेस। ये कोई जरूरत नहीं है एक करके एक दिखाएं ऐसा ही हो, वो तो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल कितना इसमें डिजॉल्व है। ये बात तो आप समझ सकते हो सकता है 2 के रेशियो में हो, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ये वाला हो, एक ये हो, 5 के रेशियो में हो, वो कुछ भी हो सकता है। ये तो अपना एक दिखाने का एक तरीका है, एक छोड़ करके एक दिखाएं। वो ऑलरेडी आप लोग समझते हैं जितना मोल इसके अंदर होगा वो तो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है ना, कितना क्वांटिटी इसके अंदर किसको क्या रखते, उसके अकॉर्डिंग इसके सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होगा। हम एक छोड़ करके एक बना दिए तो ऐसा नहीं, सब ऐसा ही है, ये भी क्लियर है। यहाँ कितना होगा वो एक समझने वाला बात है, जिस ढंग से इसके अंदर रखा गया होगा वो सॉल्वेंट, उस ढंग से वहां पे होगा मॉलिक्यूल्स। क्लियर। अब यहाँ पे सिर्फ इतना बात हम लोगों को समझना था, जो वेपर फेज में पहले गया वो पहले प्रेशर एग्जर्ट करेगा, क्लियर, और वो कम हो जाएगा अपने प्योर स्टेट्स। ये भी देख रहे हैं ब्लैक वाला, ये भी अपने प्योर स्टेट्स इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब जब दोनों कंपोनेंट मिला तब इसे कहते हैं पार्शियल। पार्शियल का मीनिंग होता है जब 2 मिलेगा 3 मिलेगा तब एक पार्शियल है। तो 2 कंपोनेंट है तो इसका पार्शियल प्रेशर हो गया, इसका भी पार्शियल प्रेशर, इसका भी पार्शियल प्रेशर है, इसका भी पार्शियल प्रेशर। क्लियर। अब मैं एक पॉइंट आपको क्लियर करना चाहता हूं, जब ये अलग अलग यहाँ पे कॉलिजन कर रहा है, कॉलिजन करके नीचे आ रहा है, तो ध्यान रखना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही सब बुक में नहीं लिखता, जो मैं आते ही आपको क्लियर, ये अलग इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है, ये अलग इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है जो यहाँ दिखा है, क्योंकि दोनों का रेट अलग अलग होगा, ये पहले जा रहा है ये बाद में जा रहा है। इक्विलिब्रियम वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों के बीच इक्विलिब्रियम हो रहा है, लेकिन इसका अलग हो रहा है, इसका अलग हो रहा है, क्योंकि रेट जो है, रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों का अलग अलग होगा, कोई लेट से जा रहा है कोई पहले जा रहा है। नॉर्मल सा बात, यहाँ कंफ्यूज करता बच्चा, वो क्लियर कर। दूसरा पॉइंट इसमें समझने वाला ये होता है, तो ये जो सॉल्यूशन आप देख रहे हैं ये आइडियल सॉल्यूशन है, ये आइडियल सॉल्यूशन है, ये भी बहुत ध्यान रखना, क्योंकि यदि आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये दोनों तो रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट कर जाएगा तो क्या होगा, इंथैल्पी चेंज जो 0 होता है आइडियल के लिए वो नहीं होगा, या चेंज इन वॉल्यूम जो 0 होता है वो नहीं होगा। तो ये भी ध्यान रखना है। ये साइंटिस्ट का नाम है जिसका नाम है रॉयल्स लॉ, जो आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अभी तक उसका नाम मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैं क्लियर करना चाह रहा था जो होता क्या है, क्या समझते हो वेपर फेज और प्योर स्टेट का, क्या मिक्सर में रहता तो क्या, अब उसका नाम ले रहे हैं। ये सारे एक्सपेरिमेंट रॉयल्स, साइंटिस्ट का नाम है रॉयल्स लॉ, तो उन्होंने बताया क्या, एक्चुअली क्या है, ये इक्विलिब्रियम अलग अलग होता है, इसका इक्विलिब्रियम अलग अलग होता है, और जब ये मिक्सर में जाता है तो पी टोटल देगा। देखो ना यहाँ इस फेज में जब ये वेपर फेज में आया तो पार्शियल प्रेशर, यानी इसको ऐसे करके हम लिख लेते हैं पार्शियल प्रेशर, तो इसको कंपोनेंट क्या बोले हैं, ब्लू वाला को 2 बोले हैं, तो पार्शियल प्रेशर देखो 2, और ये जो ब्लैक वाला है, देखो ये ब्लैक वाला, इसको पार्शियल प्रेशर यहाँ पर में लिख लेते हैं 1, इसको 1 कंपोनेंट रखें, पार्शियल वर्ड यूज कर लिए। इससे पहले वाला हम अगर लिखते तो सिर्फ एक ही था, तो वहां पी नॉट करके लिखते, ऐसे कोई भी कंपोनेंट होता तो उसको पी नॉट लिखते, इसे प्योर कहते। तो पॉइंट क्लियर, उसमें ऐसे नहीं लिख पाए, लेकिन आप समझिए अगर प्योर रहता तो यहाँ नॉट लगा। यदि मान लीजिए कंपोनेंट 1 ही था उसमें, ये ब्लू वाला था ना पहले, तो 2 था तो 2 करके ऐसे यहाँ पे नॉट यूज कर, एक ही कम, इसका मतलब क्या, उसका प्योर स्टेट। क्लियर। ये क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर हुआ जब ये सॉल्यूशन में। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन ये है, जब ये इसका हम लोग वेपर प्रेशर देखें, तो शिल्पी बताइए, तो आप हैं क्लास में क्या है, सुजाता, शिल्पी, आप लोग बोलिए, विकास आप भी बोल सकते हैं, आदित्य, साहिल। अगर ये दोनों मिल करके यहाँ पे गया सॉल्यूशन में, तो अभी मिक्सर है तो दोनों है, ब्लू वाला भी है और क्या आपको रेड वाला, या सॉरी ब्लैक वाला। तो क्वेश्चन ये है, जो अब जो
ये देखिए अपने लेवल से ऊपर आएगा तो वेपर प्रेशर होगा। इसे हम लोग अब यहां से इरेज कर देते हैं, इसे कहते हैं पी टोटल। देखिए तो जो पी टोटल का वैल्यू, क्वेश्चन ये आप लोगों से, जो पी टोटल का वैल्यू है तो पहले जो था अब ये पी टोटल का वैल्यू है वो क्या होगा ये बताना है आप लोग। पहले वाला में प्योर यहां तक आ रहा था और यदि पी टोटल का बात करेंगे तो थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा क्योंकि थोड़ा बड़ा होगा, ज्यादा होगा, दोनों को जोड़ करके बोल ही दिए। देखो यहां तक आ गया, तो अब इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे पी टोटल। क्लियर? पी टोटल हो गया और पी टोटल इक्वल टू होगा P1 अब प्लस क्या P2। देखो यहां जो पी टोटल होगा, ये जो आप देख रहे हैं इसका जो पार्शियल प्रेशर है और ये दूसरा वाला जो कंपोनेंट इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो जितना होगा दोनों को जोड़ देंगे तो वही आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको रेज कर जाएगा। और जो पहले वाला प्योर था तो पहले वाला प्योर और फिर दूसरे वाला का प्योर, ये कैसे रिलेटेड होता है, कैसे पी टोटल बनाता है, इसी बात को समझाने के लिए रॉयल्स का लॉ है। उन्होंने बताया क्या, ये जो पार्शियल प्रेशर है ये उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, इसका भी जो पार्शियल प्रेशर है इसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं P1 इक्वल टू क्या, देखो यहाँ पे P1 नॉट, ध्यान दीजिएगा P1 नॉट अब मल्टीपुल क्या X1, कहा ये पार्शियल प्रेशर, पहले ऐसे लिख लेते हैं, पार्शियल प्रेशर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है X1, यही लॉ है राइल्स लॉ। और यहाँ पे P1 इक्वल टू P1 नॉट अब मल्टीपुल क्या X1 रखा गया। तो दूसरे कंपोनेंट के लिए भी एक ही बार लिखते हैं, P2 इक्वल टू क्या होगा, तो P2 नॉट अब मल्टीपुल क्या X2। देखिए इससे तो दोनों में तो प्योर आया, इसका मोल फ्रैक्शन हुआ ज्यादा हो जाएगा। फिर ये भी देखिए प्योर आया, इसमें मोल फ्रैक्शन हुआ, दोनों मल्टीप्लाई हुआ, ये ज्यादा हो जाएगा। जो प्योर था उसमें मल्टीप्लाई हो रहा, इसीलिए जब दोनों को जोड़ेंगे तो पी टोटल क्या होगा, देखिए बताएंगे। पी टोटल निश्चित रूप से क्या होगा, ज्यादा होगा। जो पी टोटल का वैल्यू है वो क्या होगा, ज्यादा हो जाए। अब यहाँ पे जो पी टोटल है तो जो पहले वाला था उससे आपको ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। दोनों का यदि हम लोग जोड़ेंगे तो पी टोटल क्या होगा, आपको ज्यादा होगा। तो उसी पार्शियल प्रेशर का जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो पार्शियल प्रेशर जो आप यहाँ देख रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ये देख रहे हैं, फिर सोचिएगा, ये दोनों का जोड़ दिए और वही वहां पे आ गया, उसी को पी टोटल कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और बताते हैं जो समझने वाली बात। जो पी टोटल होता है ना, जब ये आप यहाँ पे से आप कंपोनेंट में रखे तो दोनों का एडिटिव इफेक्ट होना चाहिए था, जो डाल्टन्स लॉ कहता है। डाल्टन्स लॉ यही कहता है जो दोनों का अलग अलग को जोड़ दोगे तो पी टोटल उतना ही। लेकिन ये रॉयल्स लॉ में ऐसा नहीं है। क्या है, ये जो लिक्विड सिस्टम है, तो लिक्विड सिस्टम में क्या हो जाता है, जब वो मिक्स करता है तो कहीं न कहीं वो हिंडर करता ही है। तो दोनों का यदि अलग अलग निकाल लें, इसका भी कैलकुलेट कर लें और दोनों को जोड़ दें तो पी टोटल आपको जितना इसका है जितना इसका है उसका जोड़ने के बराबर होना चाहिए, वैसा नहीं होता है। जैसे मान लो अगर इसका वेपर प्योर का दिया हुआ है, जैसे एक कंपोनेंट मान लो क्या है, क्लोरोफॉर्म है, और दूसरा कंपोनेंट आपको डाइक्लोरोमीथेन। ध्यान से समझो, ये क्लोरोफॉर्म का प्योर का वैल्यू दिया हुआ है, मान लो प्योर का वैल्यू यहाँ पे 200 दिया हुआ है और इसका दिया हुआ है 400, ठीक है, प्योर का बात कर रहे हैं। अब जब ये मिक्सर में गया तो दोनों जोड़ करके कितना होना चाहिए, बोलिए 600 होना चाहिए। इसी बात को समझेंगे, फिर से पॉइंट पे आइए। इतना जो तभी हम बता रहे हैं, मेन इसी बात को समझ, बात को मुझे बताने के लिए इतना करना पड़ा। क्या करना पड़ा, तो ये मान लो प्योर कंपोनेंट का दिया हुआ है, ये भी प्योर कंपोनेंट का दिया हुआ है, तो हम लोग जनरली क्या समझते हैं, दोनों को जोड़ देंगे ना तो जो प्योर का है वही पी टोटल होगा। तो पी टोटल ऐसा नहीं होगा। पी टोटल ये दोनों जो हम लोग रखे हैं, तो क्वेश्चन आप लोगों से ये है, पी टोटल ज्यादा होगा या कम, बताना है आप। जैसे दोनों को जोड़ दिए तो 600 हो गया,
तो 600 हो गया। अब यहाँ पे प्रेशर जो होगा, क्या ये 600 दिखाई देगा हम लोग को? यहाँ जो मेजर जितना हाइट ये गेन किया, तो ये क्या 600 होगा? क्वेश्चन ये है। नो सर, 600 नहीं होगा। तो 600 से कम होगा या 600 से ज्यादा होगा? कम होगा सर। कम होगा। नाम बोलिए अपना। और कोई? सर ज्यादा होना चाहिए। एक साहिल कुमार, बोलो विकास, ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा हम लग आप रहा उसी है। पॉइंट पे ले गए, हम उसी पॉइंट पर ले गए जो मेन बात है, और सब तो बाकी ये सब स्टेटमेंट सब चीज लिखा हुआ रहता है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होता है। आईआईटी इसी बात पे फोकस करता है जो ज्यादा होगा कि कम, जबकि दोनों प्योर के बारे में आप जानते हैं। जो प्योर है तो दोनों का जो डाल्टन्स का लॉ है, तो प्योर का उसमें जो पार्शियल प्रेशर होता है उसको हम लोग जोड़ देते हैं, पी टोटल आ जाता है। इसमें तो रिएक्ट नहीं करता है, इसमें भी रिएक्ट नहीं कर रहा। लेकिन ये जो डिपेंड कर रहा है, ये जो देखिए आपको पार्शियल प्रेशर है, ये पार्शियल प्रेशर इसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। और जब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो प्योर रखिए, जबकि डाल्टन्स में पी टोटल था, इसीलिए वहां एडिटिव इफेक्ट देता था। लेकिन जानते हैं ये मोल फ्रैक्शन फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन तो डेसिमल में होगा। तो जब ये मल्टीपल फ्रैक्चर होगा, ये जब मल्टीपल फ्रैक्चर होगा, तो दोनों क्या कर, दोनों को जोड़ोगे तो 600 से कम हो जाएगा, क्योंकि ये डेसिमल में होगा, ये डेसिमल में होगा। मोल फ्रैक्शन जो होता है 1 से कम ही ना होता है। तो जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे, इसे मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर? तो ये प्योर पे डिपेंड किया। पॉइंट पे देखिए, यही है जिसे आप रॉयल स्लोप। बात समझना क्या है, किस बात को समझना? स्टेटमेंट को समझना। स्टेटमेंट सब जगह लिखा हुआ है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। तो डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल, तो एक में रखा गया के एच हेनरी के द्वारा, और ये कह रहे हैं कि नॉट पे डिपेंड कर रहा है, तो कुछ तो बात होगा, यानी इसके प्योर पे बात होगा, कुछ तो बात होगा। इसको हटा करके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये रखा जा रहा है, इसका प्योर वाला रखा जा रहा है। तो आई मीन मुझे लगता है ये समझ में आया होगा। जब दोनों को यहाँ पे मिक्सर में हम लोग लिए, तो जो ये दोनों का एडिटिव इफेक्ट होना चाहिए, इतना आना चाहिए, वो नहीं आता, कम आ जाता है, कम होता है, जबकि रिएक्ट नहीं किया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है, जो रिएक्ट नहीं किया तो क्यों नहीं आता है? तो उसका जवाब ये है कि ये मोल फ्रैक्शन आपको डेसिमल में होता है, जब मल्टीप्लाई हुआ तो उसे कम कर देगा ना उस वैल्यू को, और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या करेगा, कम कर देगा ना। फिर दोनों को जोड़ोगे, निश्चित रूप से क्या होगा, पी टोटल कम हो जाएगा। एक शानदार क्वेश्चन आपको बन जाएगा। इसी पॉइंट को डील करने के लिए यहाँ लिखा गया। अब फिर से बोलते हैं, देखो क्या सब पढ़ा है, पढ़ाया आपको क्या प्योर रहेगा, उसका यहाँ प्रेशर आप फाइंड कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन समझना ये था, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। इक्विलिब्रियम कैसे शिफ्ट होता है? तो वेपर फेज में गया, अब फिर नीचे आया तो कंडेंसेशन हुआ। क्यों? यहाँ से टकराने के यहाँ भी कंडेंसेशन हो जाता, नीचे जब यहाँ आता सरफेस पे, तो लिक्विड से ही नहीं मिल गया। यहाँ लिक्विड है, ऐसे टकराया, तो यहाँ टकराया तो क्या हो गया, लिक्विड में ही मिल गया, तो तुरंत वो कंडेंस कर जाता है। तो वेपर फेज और लिक्विड फेज में इवेपोरेशन और कंडेंसेशन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। और इक्विलिब्रियम जब वो आपको शिफ्ट हो जाता है, उस समय यहाँ पे हम लोग जो प्रेशर देखते हैं वो वेपर प्रेशर कहलाता है। लेकिन जब मिक्सर का हम लोग देखते हैं, तो मिक्सर में डिफरेंट आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होता है, इसीलिए इसका पार्शियल प्रेशर पी टोटल, पार्शियल प्रेशर जितना भी कंपोनेंट है सबको जोड़ दें तो पी टोटल उसके बराबर नहीं होता है, पी टोटल थोड़ा सा कम हो जाता है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। और लास्ट पॉइंट ये है, ये भी बताना चाहे, जब ये कंपोनेंट होता है तो इसका अपना अलग इक्विलिब्रियम है, इसका अपना अलग। ये कभी नहीं समझोगे जो दोनों मिल करके इक्विलिब्रियम सीखता है, क्योंकि एक तो पहले गया, अब पहले आया, और दूसरा बाद में गया तो बाद में ना आएगा। इसका अपना इक्विलिब्रियम, इसका अपना इक्विलिब्रियम, ये भी आपको क्लियर कर दें। यही पॉइंट है। इस पॉइंट को यदि हम लोग समझ गए तब हम लोग को दिक्कत नहीं है। तो कैसे आपको पार्शियल प्रेशर क्या होगा, वो कैसे आपको प्योर के साथ रिलेट होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैसे रखेंगे, मोल फ्रैक्शन क्या होगा। और लास्ट में बस एक क्वेश्चन और आप लोगों से करना है। जैसे मान लीजिए जब ये वेपर फेज में आ गया, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी एक तरह से डील हो गया, थ्योरी भी हो गया, डील हो गया, वो तो और सब लिखेंगे, वो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, देखोगे लिख लोगे, कोई दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, जैसे मान लीजिए इसमें दो कंपोनेंट रखे,
तो दो कंपोनेंट रखे तो कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है, जो मोल फ्रैक्शन है, ये जो मोल फ्रैक्शन है, ये जो मोल फ्रैक्शन है, वो डिपेंड करता है इसमें कितना मोल गया। अब मोल डिपेंड करता है गिवन वेट और मॉलिक्यूलर वेट। तो जब ये कंपोनेंट मोल के टर्म में है, मोल के टर्म में रखेंगे तब एक दूसरे का कंपैरिजन कर पाएंगे। ज्यादा है कम है ये डिपेंड करेगा इसमें कितना क्वांटिटी लिया गया, ये कितना रखे ग्राम में या ml में, ये कितना रखे, उसके बेसिस पे हम लोग ये उसका मोल निकाल लेंगे। जितना गिवन वेट इसका रहेगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे इसका भी। जिसका मोल ज्यादा होगा उसी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा इसके अंदर। नॉर्मल सा बात है, इसको फिर से मैं बोलता हूं, मुझे बोलना था इतना इसलिए ऐसे करके बोले, फिर से बोलता। कोई सॉल्यूशन है मान लो, तो कोई सॉल्यूशन है उसमें आप दो मिक्सचर मिलाए, एक कम क्वांटिटी मिलाए, एक कंपोनेंट है दूसरा ज्यादा क्वांटिटी मिलाए, तो निश्चित रूप से जिसका मोल ज्यादा होगा, जिसका मोल ज्यादा इसलिए बोल रहे हैं, जो मोल भी आपको दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, गिवन वेट पे डिपेंड करता है और मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंड करता है। अगर ये ज्यादा है तो कभी कभी ये ज्यादा है ये काफी कम है, तो क्या होगा, मोल ज्यादा हो जाएगा। कभी कभी ये ज्यादा है ये कम है, तो क्या होगा, कम हो जाएगा मोल। इसीलिए वर्ड मोल लिया जाता है। हाँ, इसीलिए मोल वर्ड लिया जाता है। ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है मोल में। तो जब कोई कंपोनेंट मिलाए आप, मिक्स किए, वहां पे हम लोग नहीं बोलेंगे ये ज्यादा ग्राम है, ज्यादा लीटर है, इसीलिए मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो जाए। आपका सेंटेंस गलती हो, गलत हो जाए। क्यों, आपको ये बोलना पड़ेगा जिसका किसका मोल ज्यादा है किसका मोल कम। आप गिवन वेट नहीं बोलो या ml नहीं बोलो, क्योंकि ये भी तो होता है, उसका किसी का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो जाता है, किसी का मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाता है। मान लो ये कंपोनेंट है, इसका मान लीजिए y है, इसका m आपको b है, तो मॉलिक्यूलर वेट में भी तो डिपेंड करता है, डी कंपोनेंट के लिए, कंपोनेंट के लिए, तो इसीलिए वहां पे मोल बोला जाता है। तो अब इसे मैं बोलना चाहता हूं, दैट मीन्स आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में जिसका मोल ज्यादा होगा उसी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, उसी का x ज्यादा होगा उस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में। क्लियर? जिसका मोल ज्यादा होगा उसी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि जिसका मोल ज्यादा होगा, नीचे जो डिवाइडिंग फैक्टर है वो तो टोटल है, टोटल मोल से डिवाइड कर दो तो सेम है। जिसका मोल ज्यादा होगा उसी का फ्रैक्शन ज्यादा होगा। क्लियर? लेकिन जब ये वेपर फेज में आता है, यहाँ देखिए इस फेज में आता है, वेपर फेज में जब ये आ गया तो ऐसा नहीं होता है। इस बात को भी आपको इंडिकेट करना था। जब ये वेपर फेज में आता है तो क्या हो जाता है, इस कंपोजिशन में जो ज्यादा वोलाटाइल है वो मोल पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि किसका मोल ज्यादा है कम, वो डिपेंड करता है कौन ज्यादा वोलाटाइल है। जो ज्यादा वोलाटाइल है वो पहले आता है वेपर फेज में, और फिर यहां से ये कॉलिजन करके यहाँ स्ट्राइक करता है, यानी इवेपोरेशन और कंडेंसेशन उसका फास्ट होता है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, वो कंपोजिशन में, इस वेपर फेज में, वेपर फेज के कंपोजिशन में, वेपर फेज के कंपोजिशन का मतलब कि क्या हुआ कि दोनों कंपोनेंट उसमें वेपर फेज, उस कंपोजिशन में जो मोल फ्रैक्शन है जो ज्यादा वोलाटाइल है उसका होता है। यहां मान लीजिए ये जो कंपोनेंट 1 रखे हैं, यहाँ ब्लू वाला को क्या रखे हैं, ब्लू वाला को यहाँ पे आपको 2 रखे हैं, तो 2 कंपोनेंट का मान लीजिए यहाँ पे देखिए मोल ज्यादा है इसके अंदर। क्लियर? लेकिन ये वोलाटाइलिक नेचर कम है, ऐसे इसमें ज्यादा दिखाए हैं, ब्लू वाला का ज्यादा दिखाए ना, ब्लू वाला का ज्यादा दिखाए। तो अगर मान लेते हैं कि इसका मोल इसके अंदर ज्यादा है लेकिन वोलाटाइलिक नेचर इसका कम है, तो यहाँ का जो मोल फ्रैक्शन इसके अंदर यानी वेपर फेज में, उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, वोलाटाइलिक कम है तो कम हो जाएगा, यानी ज्यादा मोल होने से ज्यादा वेपर फेज नहीं होगा। देखिए ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसे हम लोग कहते हैं द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विथ सॉल्यूशन। द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, वर्ड देखो, द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विथ सॉल्यूशन। जब वो वेपर फेज में चला गया, तो वेपर फेज में जब चला गया तो वहां कंपोजिशन क्या होगा, कंपोजिशन का मीनिंग क्या होता है, मोल फ्रैक्शन देखना। तो जिसका वोलाटाइलिक नेचर ज्यादा होगा वो ज्यादा वहां मोल फ्रैक्शन होगा, और जिसका वोलाटाइलिक नेचर कम है, जैसे इस सॉल्यूशन में वोलाटाइलिक इसको दिखाए हैं, देखो यहाँ ये हमारा ब्लू वाला है, अब ब्लू वाला कंपोनेंट क्या दिखाए 2, तो ज्यादा वोलाटाइलिक है, तो निश्चित रूप से इसका क्या होगा, इस फेज में
मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो। अब इसमें मोल इसका कम है या ज्यादा वो मैटर नहीं, तो मैं बताना चाह रहा हूं हो सकता है इसका मोल इसके अंदर कम ही हो, लेकिन ये वोलेटाइलिक नेचर ज्यादा है, तो वेपर फेज में उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो, इसका जो ज्यादा वोलेटाइल है। और क्यों नहीं होगा? जो ज्यादा वोलेटाइल होता है उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है, तो तेजी से आ गया, और तेजी से आ गया तो इसीलिए उसका मोल फ्रैक्शन का वैल्यू इस वेपर फेज में आपको क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो वो डिपेंड कर जाता है वोलेटाइलिक नेचर है कि नहीं, नेचर पे डिपेंड कर जाता है, और दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड कर जाता है। यदि तुम ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे रखोगे तो जो वोलेटाइल और तेजी से जाएगा, तो दो फैक्टर पे डिपेंड कर गया। यही है आज हम लोग का पॉइंट, जो आपको क्लियर कर दिए पहले, जो क्या है नहीं है। इसी बात को समझना था, वेपर प्रेशर क्या होता है, कैसे वो जब जाता है पार्शियल में तो प्योर हम लोग क्यों रखते हैं। क्लियर? क्योंकि जब एडिटिव इफेक्ट दोनों का देखते हैं तो कम हो जाता है, डाल्टन जैसा नहीं होता है, उसी को राइल्स लॉ कहा जाता है। और नंबर 2 पॉइंट ये था, जो इसमें मोल होता है किसी भी कंपोनेंट का, तो मोल जो यहाँ होता है, इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो कम है ज्यादा है उस पर डिपेंड नहीं करता है। ये वेपर फेज जो ज्यादा वोलेटाइलिक है उस पर डिपेंड करता है, उसका मोल फ्रैक्शन इसके अंदर ज्यादा होता है। क्लियर? और यदि ये पूछा जाए जो मोल फ्रैक्शन इसमें ज्यादा होता है और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आपको उसका कम है, तो कम है तो यहाँ पे ज्यादा है, वो क्यों? तो वो चूंकि वेपर फेज में है, ये यदि पूछा जाए तो क्लियर हो गया। वेपर फेज में इस तरह का बात होता है। अगर आपसे पूछा जाए जो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में और यहाँ किसी कंपोनेंट का इस सॉल्यूशन फेज में इसका मोल फ्रैक्शन आपको कम है, अब वोलेटाइलिक नेचर आपको क्या है? वो ज्यादा है, तो क्या मोल फ्रैक्शन यहाँ क्या होगा? आप कहेंगे ज्यादा है। वोलेटाइलिक नेचर ज्यादा हुआ तो वेपर फेज में उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा, तभी इसी बात को कह रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से और ज्यादा वोलेटाइल होगा, तो दो नेचर पे डिपेंड किया, दो बात पे डिपेंड किया, दो फैक्टर पे डिपेंड किया, एक नेचर पे और दूसरा टेम्परेचर। क्लियर हो गया? बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं है? यही है जिसे हम लोग राइल्स लॉ कहते हैं, या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो अब इसे अब हम लोगों को लिखना है। इतना बात जो बोले तो क्लियर तो हो ही गया, जो क्या क्या पॉइंट हम लोगों को याद रखना, अब इस बात को लिखना पड़ेगा। तो चलिए, क्या ये बात समझ में आया जो लास्ट में बोल रहे थे? नहीं आया सब? Yes, sir. ये तो समझ में आ गया होगा, जो 600 है तो उससे कम होगा। कम होने का कारण क्या है? तो मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन डेसिमल में रहता है तो कम कर देता है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन दूसरा जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, जो कोई जो आप सॉल्यूशन ले रहे हो वो डिपेंड करता है कितना मोल उसमें। अब मोल जिसका ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा इसमें, अभी जब ये सॉल्यूशन में है यानी लिक्विड फेज में। लेकिन यदि वेपर फेज में जाता है तो वेपर फेज में दोनों कंपोनेंट गया, तो उस फेज में यदि उसका कंपोजिशन निकालना चाहे तो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि भाई चलो ये ज्यादा था तो इसी का ज्यादा। बड़ा अच्छा ऑप्शन देता है, ये बड़ा अच्छा प्रॉब्लम रहता है। अब देखते हैं बच्चा टिक करता है, अच्छा ये ज्यादा था मोल में तो निश्चित रूप से वही होगा, दिमाग क्या इसमें लगाना, मोल ज्यादा है तो ज्यादा हो जाएगा। अरे नहीं, वहां देखना था आपको वेपर फेज कौन ज्यादा है, यानी वोलेटाइलिक नेचर, वो मोल पे डिपेंड नहीं करता है। कम ही है लेकिन ज्यादा वोलेटाइल है तो पहले आ गया। इसीलिए इस कंपोजिशन में उस कंपोनेंट का जिसका वेपर फेज ज्यादा है यानी ज्यादा वोलेटाइल है, तो इस कंपोजिशन में मोल फ्रैक्शन उसी का ज्यादा होगा। ढेर सारा प्रॉब्लम करोगे तुम, प्रॉब्लम जब बनाओगे इस तरह का ऑब्जर्वेशन आने लगेगा तो दिमाग काम करने लगता है, अरे बिल्कुल ये बात सही था। और ये भी हम लोग सोचने लगते हैं, मान लो कहीं प्रॉब्लम बनाया गलत है तो यहाँ तो ज्यादा होना था कि कम होना था, तो तुरंत उसको डिटेक्ट भी कर लेते। तो थ्योरी का मीनिंग यही होता है। तो जो हम लोग क्लियर कर ली मेन क्या बात है, इस बात को समझना है, और जो लिखना है वो तो वो भी है, हम ये नहीं कर रहे, वो भी है। तो लिखने के लिए आपको ऐसा है ना, लेकिन मेन बात समझेंगे तब ना प्रॉब्लम बनेगा। एनीवे, तो क्लियर हो गया, आप सब बात को लिखते हैं आराम से, आप भी लिखिए।
ये तो लिख लिया हूं मैं। द पार्शियल वेपर प्रेशर component first B P1 and component second B P2 and the mole fraction and the या ऐसे लिखते हैं and x1 and x2 are the mole fraction of both component respectively. Then, according to Wright's law, the partial word देखो, the partial vapor pressure of each component of solution, each component of solution is directly proportional to its
मोल फ्रैक्शन। देखो वही सब लिख दिए सर। Let us consider a binary solution of liquid dissolved in liquid and both are volatile in nature. If solution are taken in closed vessel में तो रखना ही है, then equilibrium is established between vapor phase and liquid phase, जो बता रहे थे। The partial vapor pressure of component first B, मान लिए, ठीक है, P1, component second B, P2, and X1 and X2 are the mole fraction of both component respectively. Then according to Royle's law क्या हुआ याद करो, the partial vapor pressure of each component, Royle's law पहले सीख गया, the partial vapor pressure of each component solution is directly proportional to its mole fraction. अपने ही mole fraction का क्या होता है, directly proportional होता है partial pressure। देखिए इसको लिख पाए क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो बोले उसको लिख भी दिए, जो दिक्कत नहीं होगा। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है किसके बीच? वेपर फेज और लिक्विड फेज। अब दोनों कंपोनेंट का अलग अलग पहले ही क्लियर कर, दैट इज करके लिखेंगे। इसका क्या मीनिंग हुआ? P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X1, ये मीनिंग हुआ। और करके या एंड करके हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे P2 क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X2। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, P1 इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, P1 नॉट मल्टीपुल क्या X1, ये प्योर पे डिपेंड करता है। अब P2 क्या लिखा जाएगा, P2 नॉट और मल्टीपुल क्या X2। ये देखिए है पार्शियल प्रेशर दोनों कंपोनेंट का। फिर यहाँ लिखेंगे P1 नॉट क्या हुआ, स्क्वायर करके, सब तो पता ही है, वो सब लिखने का जरूरत नहीं है। जब लिखने का तो उस समय लिखोगे पार्शियल प्रेशर और इसका मोल फ्रैक्शन, इतना तो इतना बार लिखे। तो P1 नॉट करके सिर्फ लिखेंगे, वेयर P1 नॉट इक्वल टू, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। यहाँ पर बोलेंगे पार्शियल, यहाँ पे 1 लगाने का जरूरत नहीं है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, पार्शियल नहीं लिखना, सिर्फ लिखना वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ये पार्शियल था इसीलिए यहाँ पे पार्शियल रखा। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट फर्स्ट। फिर यहाँ रखेंगे, देखो P2 नॉट इक्वल टू वेपर प्रेशर, पता चल रहा है ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट सेकेंड। कंपोनेंट ऐसे करके लिख देते हैं सेकेंड। दोनों का मीनिंग क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये टोटल यदि फाइंड करें तो पार्शियल प्रेशर को जोड़ देते हैं हम लोग और करके लिख सकते हैं P टोटल, मैनोमीटर में जो फाइंड करने का कोशिश, P टोटल इक्वल टू हो गया P1 अब प्लस क्या P2, दोनों कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर। P1 की जगह हम लोग रख सकते हैं P1 नॉट और मल्टीपुल, देखो यहाँ पे X1, अब प्लस इसके जगह रख सकते हैं, इसके जगह क्या रखेंगे P2 नॉट और मल्टीपुल क्या X2। इसको एक फेज में कर देते हैं। मोल फ्रैक्शन देखिए 1 है 2 है, तो किसी एक का मोल फ्रैक्शन फाइंड कीजिएगा प्रॉब्लम में, तो आसानी से दूसरा निकालने का जरूरत नहीं। कहीं भी P टोटल का जरूरत होगा तो देखो, तो इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, जैसे P1 नॉट, इसके बदले लिख दिए क्या 1 माइनस X2, 1 माइनस क्या लिख दिए X2, लिख सकते हैं ऐसा। अब प्लस ये P2 है, इसको X2 को रहने,
मैंने किसी एक मोल फ्रैक्शन में कर दिया, तो इससे हम लोग को फायदा क्या होगा, तो कोई एक प्रॉब्लम में अगर मान लो प्योर का दिया हुआ हो और किसी एक का मोल फ्रैक्शन दिया हो, आसानी से हम लोग उसे रख करके कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन में इजी होगा, बात एक ही हुआ, थोड़ा कैलकुलेशन में इजी। तो पी टोटल इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए तो P1 नॉट और माइनस क्या हुआ P1 नॉट और मल्टीपल क्या है x2, देखो ऐसा, इसको इससे, ठीक है। अब प्लस क्या P2 नॉट और यहाँ क्या x2। और करके लिख सकते हैं P टोटल इक्वल टू, ये दोनों को एक जगह कर लेते हैं, तो P1 नॉट ऐसा, प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, तो प्लस P2 नॉट x2, यहाँ मल्टीपुल है ऐसे लिख देते हैं x2, ठीक है। इसको प्लस वाले को पहले लिख लेंगे और माइनस वाले को बाद में लिख लेंगे, P1 नॉट क्या ये x2, ये x1 से ये चेंज कर लिया, सबको मल्टीप्लाई करके ऐसा कर लिए। इससे फायदा ये हुआ, देखो ना करेंगे तो पता चले, प्लस ये P2 नॉट और माइनस क्या हुआ P1 नॉट, यहाँ देखो मल्टीपल x2 कॉमन ले, तो P जो टोटल है, टोटल ये देखो आपको लिनियरली मोल फ्रैक्शन सेकंड पे डिपेंड करता है। यदि मोल फ्रैक्शन सेकंड रहेगा यानी किसी कंपोनेंट का रहेगा, तो आप उसे कन्वर्ट करके, जैसे सेकंड का अगर है मान लो किसी का दिया हुआ गिवन वेट, तो 1 का मोल फ्रैक्शन गिवन वेट नहीं भी दिया हुआ है तो वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ एक से ही उसका जो प्रेशर दिया रहेगा प्योर का, लेकिन प्योर का कंपोनेंट फर्स्ट का सेकंड का, और किस पे डिपेंड कर गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, यानी कोई एक का भी रहेगा ना, आप यहाँ पे रख करके, ठीक है, पी टोटल फाइंड कर सकते, तो थोड़ा हेल्प करेगा। बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा रहता है जो आपको दूसरे का गिवन वेट नहीं दिया हुआ है, एक का नहीं दिया हुआ, एक का दिया हुआ है, तो गिवन वेट दिया हुआ है तो उसे तो निकाल नहीं सकते हैं, गिवन वेट दोनों का रहेगा तब तो मोल चाहिए, अब मोल चाहिए तब मोल फ्रैक्शन फाइंड कीजिएगा, तो एक का मोल फ्रैक्शन दे दीजिएगा, किसी एक का मोल फ्रैक्शन दे, तो एक का मोल फ्रैक्शन जिसका देगा यहाँ पे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बस एक फार्मूला लाना था, मैथमेटिकली आप लोग समझते ही होंगे, कोई बड़ा बात नहीं है। मान लीजिए इसका वैल्यू दिया हुआ, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, अगर मान लीजिए इसका वैल्यू दिया हुआ तो इसको कन्वर्ट कर लिए, ये दिखाना था, इससे थोड़ा फायदा आपको होगा, तो इस आप कर पाएंगे। तो पी टोटल हम लोग फाइंड कर लिए, ये दो बात पे आपको डिपेंड करेगा, फर्स्ट क्या हो गया नेचर, कौन सा सॉल्यूशन कौन सा आपको लिया गया है लिक्विड, और दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, वोलेटाइलिक नेचर ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, वोलेटाइलिक ज्यादा होने के कारण पहले इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देते तो और ज्यादा वोलेटाइल होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से जिसका पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा वोलेटाइल है उसका और ज्यादा होगा, और नेचर का मीनिंग क्या हो गया, जो वोलेटाइलिक है उसका निश्चित रूप से होगा। बहुत तो ऐसा भी सॉल्यूशन होता है जो आपको वोलेटाइलिक नहीं, जो दूसरा इसका कंडीशन है डी वाला कंडीशन, तो वहां भी हम लोग इसे देख सकते हैं, इसे बना सकते हैं, समझ सकते हैं। तो क्लियर हो गया, ये इक्विलिब्रियम था, आपको यही दो फार्मूला हुआ, फार्मूला तो बस जो आपको था रॉयल्स लॉ का, जो P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x1 और P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x2, और उसी से P टोटल हम लोग फाइंड कर लिए। P टोटल भी फाइंड करना जरूरी था, तो कैसे हम लोग उसका पार्शियल प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है, दोनों को जोड़ते हैं कि इससे इसका वैल्यू क्या हो जाता है, जो P टोटल आता है हम लोग को, जो ये वैल्यू है ओरिजिनल वैल्यू है उससे क्या हो जाता है, इसका जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे कम हो जाता है, लेस हो जाता है, जो करके आपको दिखाए। अब दूसरा क्या था, जो कंपोजिशन हम लोग को फाइंड करना है, तो चलिए इसको देखिए, आप लोग लिख पाए कि नहीं लिख पाए। यस सर। कंपोजिशन क्या देखना था, कंपोजिशन क्या देखना था, तो दिखाए थे जब आपको वेपर फेज में होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ, वेपर फेज लिक्विड फेज, इक्विलिब्रियम हो रहा है, पी टोटल आप फाइंड कर लिए, क्लियर। अब इसी में क्या है, एक पॉइंट और है,
द कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इन वेपर फेज, ये देखिए इन वेपर फेज, वेपर फेज में कंपोजिशन क्या होगा ये फाइंड करना है, या इसे हम लोग कह सकते हैं द कंपोजिशन इन वेपर फेज इफ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड वेपर फेज, और क्या विथ सॉल्यूशन। तो ऑलरेडी तो सॉल्यूशन में आपको इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है ही, ये वर्ड से भी हम लोग को काम चले, क्या द कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इन वेपर फेज। तो ध्यान देना इक्विलिब्रियम तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, जब ये आपको दिखाए थे इस तरह से, फिर से एक बार थोड़ा सा दिखाते हैं। जैसा ऐसा है, यहाँ दो कंपोनेंट था 1 2 इस तरह से, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट का। एक आपको ज्यादा है, एक आपको कम वोलेटाइल है, एक ज्यादा है एक कम वोलेटाइल, एक ज्यादा है एक कम वोलेटाइल है, तो इस तरह से। ये ज्यादा है, ये देखो आपको कम है, ये ज्यादा है ये कम है, ये ज्यादा है ये कम है, बता दिए, बस थोड़ा सा दिखाना है। यहाँ जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है, इक्विलिब्रियम इस दोनों के बीच इस तरह से इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो ही रहा है। रेट ऑफ बताए आपको क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो जब ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया तो वेपर फेज में दोनों कंपोनेंट आ गया, दोनों कंपोनेंट क्या वेपर फेज में है, तो कहा यहाँ कंपोजिशन क्या हो, तो कंपोजिशन का मीनिंग क्या होता है, उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, जो सेकंड बात अभी से बोल रही, इससे पहले जो कंसेप्ट, यानी ये जो वेपर फेज में जाएगा तब क्या होगा, वही लिखे द कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इन वेपर फेज। थोड़ा ध्यान दें। अब यहाँ क्या होगा, तो कंपोजिशन आपको निकालना है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है जब वो वेपर फेज में, इस फेज में। यहां देखिए पार्शियल प्रेशर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वही आपको x1 का, यहाँ x1 नहीं लिखा जा रहा है, एक नया आपको इक्विलिब्रियम होगा जो यहाँ पे आपको दिखाए, और यहाँ का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो अलग होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं, चेंज करके यहाँ पे क्या लिखते हैं y1, और करके लिख सकते हैं P1, इसे हटाएंगे तो देखो P टोटल मल्टीपल क्या y1, क्लियर हो गया होगा। फिर हम लोग लिखते हैं P2, यहाँ देखिए पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर हो गया, यहाँ लिखेंगे y2, ये अलग है, यही कंपोजिशन का बात किया, मोल फ्रैक्शन y1 y2 से लिखे हैं, इससे पहले x1 x2 लिखे, तो P2 यहाँ देखिए क्या होगा, इक्वल टू P टोटल मल्टीपल क्या y2। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जो इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट हुआ ये वेपर फेज और लिक्विड फेज में, ये तो हो ही रहा है। यहाँ कंपोजिशन क्या है, यहाँ कंपोजिशन क्या है, यहाँ जो कंपोजिशन है वो x1 है फर्स्ट कंपोनेंट के लिए, दूसरे कंपोनेंट के लिए क्या है x2 है। लेकिन यहाँ जो है जब ये वेपर फेज में वही होगा, यहाँ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हट करके यहाँ पे P टोटल आया, P टोटल जो आया ये फिर से देखो क्या हो गया, जो आपको डाल्टन्स लॉ था, ये भी देखो फिर क्या हो गया डाल्टन्स लॉ जैसा, उसी में P टोटल था। डाल्टन्स लॉ में क्या था, पार्शियल प्रेशर जो होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था मोल फ्रैक्शन का, लेकिन वहां से जैसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते थे तो P टोटल आता था, याद करो। तो यहाँ वेपर फेज में कंपोजिशन निकालना है, तो ये क्लियर हो गया। अब इसमें लिक्विड फेज का बात नहीं कर, इस फेज का बात नहीं कर, इक्विलिब्रियम में ऐसे लिक्विड फेज वेपर फेज में है, एस्टेब्लिश वैसा ही है, लेकिन यहाँ कंपोजिशन निकालना है, इसीलिए इसे हटा करके P टोटल लगा, और यहाँ देखिए इसका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इसमें भी P टोटल लगा। तो क्वेश्चन आप लोगों से ये था, जैसे देखने से ये फर्स्ट कंपोनेंट है, इसका मोल फ्रैक्शन और इसका मोल फ्रैक्शन, सेकेंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, ये तो डिपेंड करता है इसमें कितना क्वांटिटी लिया गया, कितना मोल लिया गया, ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन ये है, अगर ये y1 है इसके लिए और दूसरे कंपोनेंट के लिए y2 है, इसके अंदर जो वेपर फेज है, जो वेपर, ये वेपर है ना, ये सब क्या है वेपर है, तो जो वेपर फेज है इसके अंदर जो ये वेपर फेज है, तो क्वेश्चन आपसे ये है, जो ये x1 हो गया फर्स्ट कंपोनेंट के लिए, तो फर्स्ट कंपोनेंट के लिए यहाँ y1 रखें, वो मोल फ्रैक्शन ही है,
और यहाँ भी आपको मोल फ्रैक्शन ही है, ये मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन है। तो क्वेश्चन ये है कि ये ज्यादा होगा या ये ज्यादा होगा, y1 ज्यादा होगा या y2 ज्यादा होगा? Y1 सर। बोलिए क्यों ज्यादा हुआ y1? सर क्योंकि वो ज्यादा वोलेटाइल है सर। बस क्लियर हो गया। तो यही है रॉयल्स लॉ। एक्चुअली वो ज्यादा आपको वोलेटाइलिक नेचर है, तो ज्यादा वोलेटाइलिक नेचर गया तो कंपोजिशन तो आप इसमें देख रहे हैं, इस वेपर फेज में देख रहे हैं, तो इसका ये मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। ये मैटर नहीं है इसके अंदर वो ज्यादा है कि कम है, ये तो डिपेंड किया, तभी से मैं बता रहा हूँ इस बात को। इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है स्टूडेंट को, बहुत को नहीं समझना तो क्या बोला। जब आप कोई मान लीजिए सॉल्यूशन बनाए तो कितना लिए एक कंपोनेंट, कितना लिए दूसरा कंपोनेंट, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो वो मोल फ्रैक्शन ये हुआ, तो कितना मोल इसका हुआ कंपोनेंट, कितना मोल सेकंड कंपोनेंट का हुआ। तो मोल फ्रैक्शन जो निकालते हो तो जिसका मोल ज्यादा होता है उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, और जिसका कम होगा, मोल मोल बोल रहे, गिवन वेट नहीं बोल रहे, गिवन वेट तो फिर वो मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है। तो मोल जिसका ज्यादा होगा उसी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। इसमें सॉल्यूशन में जब ये वेपर फेज में गया, ऐसा बात नहीं है। वेपर फेज में क्या हो गया, इसमें जो लिखे कंडीशन द कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इन वेपर फेज, तो कंपोजिशन का मीनिंग ये हुआ, यहां कह रहा कि जब ये वेपर फेज में है तो उसका मोल फ्रैक्शन बताइए क्या, या पार्शियल प्रेशर से उसका क्या रिलेशन है। तो पार्शियल प्रेशर से रिलेशन वही होगा जो पहले था हम लोग का, मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पी टोटल होगा। इसको भी बढ़िया से समझो, पी टोटल होगा, और इसका भी क्या होगा, वही हो गया पी टोटल। और मोल फ्रैक्शन निश्चित रूप से हम लोगों का क्या होगा, ये जो है इससे ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा हुआ, तो देखने से लग रहा है ये वाला कंपोनेंट जो है इसी को वेपर फेज दिखाए ज्यादा वोलेटाइल है, तो ज्यादा वोलेटाइल है तो निश्चित रूप से इसका वैल्यू क्या होगा, इसके अंदर कंपोजिशन में ज्यादा होगा। तो जब आप कैलकुलेट करोगे, प्रॉब्लम बनाओगे और वहां ये सब बात ऑब्जर्व करोगे, देखोगे तो रियल बात आ जाएगा, सच में इसका वैल्यू ज्यादा होगा। और कभी जब आपको ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम देता है उसमें किसी का वैल्यू नहीं देगा और वहां इस तरह से लिखेगा तो समझ में आएगा आपको। इस पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है जो कितना वोलेटाइल है, जो ज्यादा वोलेटाइल है उसी का आपको y1 ज्यादा होगा। y1 और y2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट एंड सेकंड इन वेपर फेज। तो यहाँ पे लिख लेंगे y1, नीचे लिखेगा y1 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन वेयर करके लिखिएगा, वहां जगह नहीं है, वेयर y1 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ y1 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ component first in vapor phase। सॉरी, y2 क्या हो गया, उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट सेकंड इन वेपर फेज। और ये तो आपको पता ही है पी टोटल क्या होता है। पी टोटल क्या होगा, प्योर से प्योर का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा दोनों को जोड़ोगे तो उससे पी टोटल का वैल्यू क्या होगा, इससे पहले बताए कम। तो ये कंप्लीट हो गया। इसमें ग्राफ देखना है तो तुरंत ग्राफ ड्रॉ कीजिए। दो कंपोनेंट है, पार्शियल वेपर प्रेशर
मोल फ्रैक्शन। फर्स्ट कंपोनेंट के लिए क्या हम लोग का P1 इक्वल टू P1 नॉट, देखिए इस तरह से। अब P2 के लिए क्या है P2 नॉट और मल्टीपुल क्या है X2। यहाँ मोल फ्रैक्शन जो है जिसका भी आप जैसे जीरो रखें, देखो यहाँ पे 1 अगर जीरो रखे और 2 यहाँ पे आपको, पहले अगर 1 यहाँ जीरो रखे तो X1 यहाँ पे होगा इस पॉइंट पे 1 मैक्सिमम होगा। यदि यहाँ पे X2 आपको जीरो रखे तो X2 यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम होगा 1 होगा। इसका स्लोप यदि फाइंड करें तो y बराबर क्या होगा mx प्लस c, ये तो समझ में आता है। अगर इसका स्लोप यहाँ पे y इक्वल टू क्या होगा mx अब प्लस क्या c, तो इंटरसेप्ट जीरो है। और कंपोनेंट फर्स्ट और सेकंड, कंपोनेंट फर्स्ट में इसे वोलेटाइल ज्यादा रखे थे, याद करो। फर्स्ट को या सेकंड को? फर्स्ट को। बोलो कोई। फर्स्ट को। इसका स्लोप देखो, इसका स्लोप देखो यहाँ होगा, बड़ा होगा। अब ये बात है जो बुक में है तो उससे थोड़ा सा अलग होगा। क्यों होगा? उसमें क्या क्या है, इस कंपोनेंट को ज्यादा लिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे आप वोलेटाइल ज्यादा आप वहां माने हैं उसके अकॉर्डेंस होगा। ये ज्यादा वोलेटाइल तो इसको ज्यादा दिखाएंगे, ज्यादा स्टिफ होगा। इसके बाद आपको यहाँ ये कम है, ये मत समझना जो बुक से अलग हो गया, एक ही है, सिर्फ हम लोग वोलेटाइलिक नेचर अलग अलग मान। फर्स्ट कंपोनेंट ये है, इसके लिए P1 इक्वल टू हो गया, देखिए इसके लिए क्या हो गया तो P1 नॉट मल्टीपुल क्या X1, ये वाला ये है, स्ट्रेट लाइन है। ये वाला को यहाँ लिख देते हैं तो P2 इक्वल टू क्या हो गया P2 नॉट मल्टीपुल क्या X2, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलोगे, इतना डिवाइडेड बाय इतना, ये पॉइंट हम लोग का क्या कहलाएगा टेन थीटा स्लोप, यहाँ लिखते हैं हम लोग। ये P1 नॉट होगा इसका, और ये पॉइंट क्या होगा इसका P2 नॉट, क्लियर। और ये क्या होगा P टोटल इक्वल टू क्या P1 प्लस क्या P2, ये P2 है, पता चल रहा है ना, और ये P1 है। तो हम लोग का एक ये जो पॉइंट था हम लोग का वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ये कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया। दूसरा बहुत आसान है, ऐसा टाइम भी नहीं है, ज्यादा हो गया है, क्लियर। तो इतना कम से कम दिमाग में रखें, जो मेन बात था जो बताया आपको 2 बार 4 बार और बढ़िया ढंग से उसे दिमाग में बैठाओ, क्या है नहीं क्या बोला गया। मैंने बताया ये सब लिखा हुआ रहता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले जो उसको दिमाग में बैठाना है, कहाँ क्या बढ़ जाता है, कैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ गया, आपको कंपोजिशन वेपर फेज में क्या हुआ, इक्विलिब्रियम कैसे शिफ्ट हुआ, ये सब बात पे ध्यान रखना है। एनीवे चलिए देखिए तो बन गया।
हो गया बोलो। Yes, sir. Yes, हो sir. गया। Yes, sir. सॉरी। आ गया समझ में या कहीं प्रॉब्लम है बोलो। वेपर फेज समझ में आया? कंपोजिशन इन वेपर फेज। Yes, sir. ग्राफ में ग्राफ नहीं आया समझ में, ठीक है। दोनों को एक साथ बना दी इसलिए लगता है नहीं आया समझ में। मुझे ये बताइए, एक कंपोनेंट का ग्राफ ड्रॉ करना। ये पार्शियल वेपर प्रेशर है P1, ये x1 है, ठीक है। x1 क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन। अभी पढ़े आप, पढ़े नहीं सर? P1 इक्वल टू क्या पर P1 नॉट मल्टीपुल क्या x1, बोलिए इसका ग्राफ क्या होगा? y बराबर क्या होता है? mx होता है ना, अब प्लस क्या c, इंटरसेप्ट आपको 0 है, ये क्या होता है? स्लोप होता है, ऑलरेडी सबको पता है। एक्स एक्सिस पे देखिए क्या रखे हैं? मोल फ्रैक्शन। तो एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। और ये m क्या दे रहा है? स्लोप दे रहा है। और y एक्सिस पे क्या है? P1 पार्शियल प्रेशर, और ये क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कहां से कहां वैरी करता है? x1 का वैल्यू आपको 0 से वैरी करता है जहां भी आप रखें। तो मान लीजिए मैक्सिमम इसका वैल्यू कितना होता है? x1 का 1 होता है कि नहीं होता? बोलो यस। Yes, sir. ये क्या होगा? स्ट्रेट लाइन का ऐसा ग्राफ हुआ, इसमें कहां परेशानी है? पहले एक का देख लो, यहाँ दोनों एक साथ बना दिए ना, इसलिए लगता है थोड़ा पानी। पहले एक का देख लो, कहाँ की वही स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। यहाँ एक्स एक्सिस पे से रखोगे ना मोल फ्रैक्शन रखे ना, इसका वैल्यू इस पॉइंट पे क्या होगा? 0। और यहाँ मान लेते हैं मैक्सिमम 1। मैक्सिमम कितना होता है? 1 होता है। तो ये कहाँ से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है। इंटरसेप्ट क्या है इसका? 0। तो यहाँ से पास हो रहा है। अब इसका स्लोप निकाल, ये टेन थीटा क्या होगा? इतना और डिवाइडेड बाई इतना। इससे लंब बोलते, इसे क्या बोलते हैं? आधार बोलते, इसे परपेंडिकुलर बोलते, इसे क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो इतना डिवाइडेड बाई इतना, यानी टेन थीटा होता है। टेन थीटा स्लोप होता है। तो इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? तो P1 नॉट होगा कि नहीं? वहीं से निकालो ना। P1 नॉट इक्वल टू क्या होगा? बोलो। P1 नॉट इक्वल टू क्या होगा? बोलिए। P1 और डिवाइडेड बाई क्या होगा? x1 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. P1 यहाँ देखो पार्शियल प्रेशर, यहाँ P1 और डिवाइडेड बाई ये होगा x1 वही रखा गया इस पॉइंट पे। अब क्या किए? दूसरे कंपोनेंट के लिए फिर क्या ड्रॉ करते? उसी में क्या, तो क्या कीजिए? एक्सिस चेंज कर। तो इसके लिए x1 के लिए ऐसा रखा गया, तो यहाँ पे हो गया क्या? x2 के लिए यहाँ पे 0 रखा गया, क्लियर। x2 के लिए यहाँ क्या रखा गया? 1 रखा गया मैक्सिमम। तो निश्चित रूप से x2 का भी कुछ आएगा ऐसा ही। तो चूंकि पहले से ही कंपोनेंट फर्स्ट को हम लोग ज्यादा वोलेटाइल मान लिए हैं, तो थोड़ा सा ये ज्यादा स्टिफ होगा और थोड़ा वो नीचे जाए, ऐसे होगा। थोड़ी होगा कि नहीं होगा? Yes. ये ज्यादा वोलेटाइल है और ये थोड़ा कम वोलेटाइल। ग्राफ देख के ही कह सकते हो कौन ज्यादा वोलेटाइल है, कौन कम है। अब बुक में क्या है? जो ये वाला कंपोनेंट है इसको ज्यादा वोलेटाइल है, ये वाला को कम माना, इसलिए ग्राफ ऐसा होगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसा माने हैं, जिस ढंग से कंसीडर किए उस ढंग से होगा। तो यहां से आ गया ऐसा, और इसी को यहां से हम लोग मिलाएंगे तो यही ना पी टोटल देगा। ये क्या देगा आपको? पी टोटल देगा। तो ये पी टोटल हुआ इक्वल टू क्या? P1 और प्लस क्या? P2। इसमें कहाँ आप दिक्कत है बोलो? Yes, sir. आ गया। P1 नॉट ये हुआ, और इस पॉइंट को क्या बोलोगे? P2 नॉट बोलोगे। ऐसे करने से हम लोग 2-3 बात का ऑब्जर्वेशन, 2 बात का तो कम से कम हो ही जाता है। पी टोटल क्या, और दूसरा ये जो कौन ज्यादा वोलेटाइल है, बोलिए। इसीलिए ग्राफ इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो कंपोनेंट फर्स्ट क्या है? ज्यादा वोलेटाइलिक नेचर है। तो क्लियर कर दिया। अब कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहना चाहिए। जो वेपर प्रेशर क्या होता है, जहां जहां इसमें प्रॉब्लम था रॉयल्स लॉ में, तो रॉयल्स लॉ मेनली इसीलिए आया जिसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट प्योर का रखते हैं। क्योंकि जब वो
पार्शियल प्रेशर दिखाने लगता है वेपर फेज में, तो पी टोटल जैसे डाल्टन्स लॉ का था, दोनों को जोड़ करके एडिटिव इफेक्ट हो जाता है, जितना रहता है उतना ही हो जाता है जोड़ करके, वैसा इसमें नहीं होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, उसको याद रखेंगे। दूसरा, कंपोजिशन का मीनिंग ये हुआ, मोल फ्रैक्शन आपसे पूछा जा रहा है, तो कंपोजिशन इन वेपर फेज यदि तुम देखते हो तो वहां का मोल फ्रैक्शन, और जब वो आपको लिक्विड फॉर्म में, वहां का मोल फ्रैक्शन, दोनों में डिफरेंस होता है। तो कंपोजिशन वाला का जो मोल फ्रैक्शन है वो डिपेंड करता है जो कौन सा वोलेटाइलिक नेचर ज्यादा है, ये डिपेंड नहीं करता जो कितना क्वांटिटी आपको उसमें मिक्स, कितना मोल मिक्स के सॉल्यूशन में क्या लिए, ये मिक्स नहीं करता है, सॉरी कहते हैं, वो उस पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड इस पे करता है जो कौन ज्यादा आपको वोलेटाइलिक, जो जितना ही वोलेटाइलिक नेचर होगा उसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में उतना ही ज्यादा। तो क्लियर कर दिए, 2-3 बात ही तो मेन है, वो इसी बात को पढ़ने के लिए आप मेरे पास आए हैं, अब आप उसी बात को पढ़ाना चाहते हैं, और बाकी ये सब बात लिखा हुआ रहता है, कितना बार आप लोगों को बोले हैं, वो सब लिखा हुआ रहता है, सब जगह रहता है, सब जगह उपलब्ध होगा, आप खोज करके देखिएगा ना, ट्राई करके देखिएगा जो कहाँ क्या कौन क्या बोलता है, इसी सब बात को रखते रहेगा, ऐसे हो गया, पार्शियल हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, नौटंकी होती रहेगा, 1 घंटा तक दिमाग चाटती रहेगी। मेन बात क्या है उस बात पे जाना जरूरी रहता है, कोशिश करते हैं, कुछ 100% नहीं होता, ये नहीं कहते हम से बड़ा तिस्मार खा कोई नहीं, लेकिन ये कोशिश करते हैं जो वो बात दिया जाए, इसलिए थोड़ा सा बहुत को दिक्कत भी होता है, वो बात दिया जाए जिसके लिए आप आए हैं। अब फालतू बात का लिए के लिए ये स्टेटमेंट लिखिए, इसका क्या है नहीं है, ये सब करते रहिए, सब जगह लिखा, बुक में भी लिखा हुआ, जो मैं बोला वो बुक में नहीं लिखा हुआ है, एक थोड़ा सा लिखा हुआ है, वहां आपका ध्यान ही नहीं जाए तो क्या है नहीं। तो नौटंकी कम, और जो मेन बात है उस पर आइए तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग का आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वैसे तो क्लास क्या हो रहा है, पीछे आगे हो रहा है ऐसे करके, तो कोई बात नहीं, इस टॉपिक ये पूरा जो टॉपिक है ना मैंने सॉल्यूशन, इसमें ऐसे नहीं चले, पहले भी बताए थे। और इसके बाद क्या हो जाएगा, आपको एक ही में सब आदमी को कर देंगे, एक ही क्लास रहेगा, एक में ऑर्गेनिक रहेगा, एक में फिजिकल होगा, तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। पर डे क्लास रहेगा, एक होगा तो संडे को या सैटरडे किसी एक दिन ऑफ रखेंगे, और 6 डेज आपको क्लास है, तो क्या हो जाएगा, सिलेबस जो आपको ऐसे भी कंट्रोल में है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा फास्ट हो। एनीवे, चलिए दैट्स ऑल।